जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्लास 10th परीक्षा अध्ययन, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले की वीडियो में भी मैं बना चुका हूँ इस तरह के वीडियोस, जिसमें आपको जो है मैंने काफ़ी क्वेश्चंस कवर किए हैं। सफिशिएंट है, यदि आप मेरे वीडियोस के थ्रू यदि आप करते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है, अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, देखिए, सूरसागर के रचनाकार कौन है? सूरसागर के रचनाकार सूरदास जी हैं। सूरदास के पदों की भाषा कौन सी है? तो सूरदास के पदों की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा बोलते थे, ठीक है, ब्रज भाषा में ये लिखे हैं। तुलसीदास की रचना आपको याद भी कर लेना है कि तुलसीदास ने क्या क्या रचना किया है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो तुलसीदास की रचना क्या है? विनय पत्रिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नाटक और एकांकी में 4 अंतर लिखिए। तो नाटक और एकांकी प्रमुख 4 अंतर निम्नलिखित हैं। नाटक में जो है अनेक अंक होते हैं, अंक वाली बात कर लो। इसमें जो है एक ही अंक होता है। इसमें क्या है, आधिकारिक के साथ सहायक और गौण कथाएं भी होती हैं, ठीक है, मतलब इष्ट कथाएं भी इसमें जोड़ी जाती हैं। इसमें जो है एक ही कथा या घटना रहती है, जो है ज़्यादा कथाओं के बारे में इसमें चर्चा नहीं की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आप, कथानक के विकास प्रक्रिया कैसी रहती है? धीमी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथानक, इसी में है थर्ड पॉइंट जो है, कथानक की विकास प्रक्रिया कैसी रहती है? धीमी रहती है। कथानक आरंभ से ही जो है चरम लक्ष्य की ओर द्रुत गति से बढ़ता है, ठीक है, स्पीड से बढ़ता है। और नाटक में जो है कथानक के फैलाव और विस्तार, मतलब इसको नाटक में क्या करते हैं कि उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कथानक में घनत्व रहता है, मतलब आपस में ज़्यादा लगाव जुड़ाव रहता है, इसमें बढ़ाया नहीं जाता है। जिससे इसका उदाहरण आपको याद रखना है, आषाढ़ का एक दिन किसने लिखा है? मोहन राकेश ने। इसका उदाहरण है एकांकी का अंधेर नगरी, भारतेंदु हसीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी एवं उपन्यास में 4 अंतर लिखिए। कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर ऐसा भी आ सकता है, 4 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकता है, तो उसके हिसाब से आपको देख लेना है। ये देखिए आया हुए क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पे। कहानी और उपन्यास में 4 अंतर, तो पहला लिखिए कि कहानी लघु आकार, मतलब छोटी होती है कहानी, और उपन्यास आप देखते हैं कि ये जो है बड़े होते हैं, काफ़ी मोटी किताबें होती हैं, उनका अंत जो है वो लास्ट में ही पता चलता है। कहानी में जीवन में किसी एक अंश के, किसी एक चीज़ के बारे में जो है उसमें चित्रण किया जाता है, जबकि उपन्यास में जो है उसके जीवन में किया जाता है जीवन के बारे में, लेकिन उसमें डिटेल में होता है और इसमें मेन मेन चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। इसके बाद कहानी प्रारंभ से अंत तक जो है भाव सघनता रहती है, भाव में जो है आपको एक आपस में क्या है, एक तारतम्य मिलेगा, ठीक है, जबकि इसके अंदर क्या होता है कि काफ़ी बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है, उपन्यास में कई स्थल सघन प्रभावी नहीं होते, उसी का है, देखिए, कहानी जो है लगभग आधे घंटे पढ़ ली जाती है, जबकि उपन्यास जो है दीर्घ काल में पढ़े जाते हैं, इनको काफ़ी टाइम लगता है पढ़ने में। तो ये 4 पॉइंट हमारे हैं, इनको आपने 2 से 3 बार सुन लेना है, याद हो जाते हैं, ठीक है। एक तो टाइम की बात कर लीजिए आप, सघनता की बात कर लीजिए, उसके बाद लघु आकार और दीर्घ आकार की बात कर लीजिए, इसके बाद एक अंश और जीवन का बृहद चित्रण। इस तरह से आपको पॉइंट बनाइए आप। चलिए नेक्स्ट है, जीवनी और आत्मकथा में जो है 4 अंतर लिखने के लिए आता है, 2 अंतर भी आ सकता है। तो देखिए, जीवनी में क्या होता है कि लेखक किसी दूसरे के बारे में, जैसे मैं किसी के और के बारे में लिखूँ तो उसके जीवन वृत्तांत के बारे में प्रस्तुत करता है, जबकि इसमें क्या होता है, लेखक जो है स्वयं के बारे में प्रस्तुत करता है। तो ये दूसरे के बारे में, स्वयं के बारे में, ये पॉइंट हो गया। जीवनी प्रायः जो है महापुरुषों की लिखी जाती है, ठीक है, महाराणा प्रताप हो गया, ठीक है, कोई और भी है, जबकि आत्मकथा जो है खुद के बारे में लिखी जाती है, ठीक है, डायरी में। जीवनी में तथ्यों तथा विवरण पर जो है ध्यान रहता है, ठीक है। आत्मकथा में जो है अनुभूति की गहराई होती है, भाई मैंने ये किया फिर ऐसा हुआ, इसमें अनुभूतियों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। चौथा पॉइंट है, जीवनी वर्णात्मक शैली में लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा कथात्मक। तो यहाँ वर्णात्मक कथात्मक ये दोनों चीज़ें आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा चित्र और संस्मरण में कोई 2 अंतर लिखने के लिए आपका आता है। कैसे करेंगे, देखिए, संस्मरण जो है पूरी तरह ये सत्य पर आधारित होता है, जबकि रेखा चित्र जो है कल्पना पर आधारित होता है। संस्मरण में जो है चिंतन ज़्यादा होता है इसमें, उसके बाद जबकि रेखा चित्र में जो है शब्द चित्रों का जो है महत्व होता है। संस्मरण में किसी महान व्यक्ति या घटना के संबंध में लिखा जाता है, जबकि रेखा चित्र में किसी भी व्यक्ति, वस्तु या घटना का चित्रात्मक अंकन होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, जैसे नेताजी का चश्मा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, स्वयं प्रकाश जी इसके जो है लेखक हैं।
नेताजी का चश्मा, ये चैप्टर का नाम है। इसमें जो इम्पोर्टेंट इसके अनुवाद लिखने के लिए आते हैं गद्यांश के, ठीक है, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। मूर्ति संगमरमर का इसको आप देख लीजिए। ज़्यादा इसमें पढ़ने का मैं सोच रहा हूँ कि आपके बुक में दिया हुआ है, ज़्यादा इसमें वेस्ट टाइम नहीं करेंगे, सीधा सा है, कोई बड़ा बात नहीं है। लिखा क्या जाता है वो मैं बता देता हूँ। संदर्भ होता है, प्रसंग होता है, व्याख्या होती है। संदर्भ के अंदर क्या लिखा जाता है कि यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, बिल्कुल रट लीजिए यहाँ पे, गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जो है नेताजी का चश्मा से लिया गया है, इसके लेखक ये सब इसमें संदर्भ के अंदर लिखा जाता है। प्रसंग के अंदर क्या लिखा जाता है, यह कस्बे के जो है मुख्य चौराहे पर जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के बारे में इसमें बताया गया है। अब आप इसको देख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति लगाई गई है वह संगमरमर की थी। उनके सिर पर जो टोपी थी उसके ऊपर नोक लगे हुए कोट के दूसरे बटन तक की ऊंचाई लगभग जो है 2 फुट थी। और इस तरह से पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। विशेष में भी आप ऐसा एक पॉइंट बना दीजिए, नेताजी जो है स्वतंत्रता आंदोलन में किए गए कार्य की झलक मूर्ति से प्रकट हो रही है, चित्रात्मक शैली एवं सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट के है, उसके बाद आया है, यह पृथ्वीगाथा इसलिए नहीं गा रहा हूँ मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियाँ मेरे व्यक्तित्व में ताने बाने गुती हुई थी कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार में मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। अब इसमें भी देखिए, तो संदर्भ आप इसको लिख लेना आप इसका। अब ये जो है, ये देखिए, यह कहानी यह भी है, ये मन्नू भंडारी जी, ठीक है। तो इस पाठ का है ये जो गद्यांश है, ये आपको लिख देना है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पूर्व इसमें संदर्भ में लिख लेना है कि यह जो है प्रस्तुत गद्यांश ये एक कहानी यह भी थी से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं मन्नू भंडारी जी हैं। इसमें देखो इसमें लेखिका जो है जानना चाहती हैं कि उनके व्यक्तित्व पर उनके माता पिता द्वारा किए गए व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इस चीज़ के बारे में इसमें दिया हुआ है, सब देखिए डिटेल में दिया है, इसको आपने तैयारी कर लेना है। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट, इसको आप 2 मिनट रीड कर लीजिए। ठीक है, संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह ना संस्कृति है ना रक्षणीय वस्तु। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज़ को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तु देखी नहीं है जिसकी रक्षा के लिए दलवादियों की जरूरत है। तो यहाँ पर जो है मानव संस्कृति एवं अविभाज्य वस्तु है, उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याण की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं स्थायी भी होता है। अब ये जो है आपका संस्कृति नामक पाठ का है, ठीक है। और भंडत आनंद कौशल्यायन इसके जो है आपके इसके जो है लेखक हैं। तो यहाँ पर आपको यह संदर्भ के अंदर लिखना है। यहाँ पर बताया गया है, पल पल बदलते इस संसार में संस्कृति का कल्याणकारी रूप ही जो है श्रेष्ठ तथा स्थित है। इसके बारे में इसमें डिटेल है। चलिए इसके बाद इसमें देखिए क्या लिया हुआ है कि निरंतर बदलते इस संसार में संस्कृति भी बदलती रहती है। संसार बदल रहा है, संस्कृति भी बदलती है। कभी कभी विकृत रूप जो है संस्कृति कहलाने लगते हैं। यह स्थिति समाज के लिए हितकारी नहीं है, ठीक है। इससे मानव समाज का अहित होता है। हर पल बदलने वाले संसार में किसी भी चीज़ को स्थायी रूप से पकड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि परिवर्तन काफ़ी हो रहे हैं, समय के साथ जो है चीज़ें बदल रही हैं। संस्कृति भी बदलती रहती है। बुद्धिमान व्यक्ति जब ज्ञान और मित्र भाव से प्रेरित हो नए आविष्कार करते हैं बुद्धिमान व्यक्ति, तब वे किसी प्रकार की खेमेबाजी का सहारा नहीं लेते हैं। नवीन आविष्कार तो सबके लिए हितकारी ही होता है, क्योंकि मनुष्यों की संस्कृति को विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसीलिए परिवर्तनशील जगत में संस्कृति का कल्याणकारी रूप ही उत्तम होता है, यही स्थायी होता है। जो अंश कल्याणकारी नहीं होते वो स्वतः ही निकल जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको लिखना है। विशेष के अंदर आप लिख सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि कल्याणकारी संस्कृति ही स्थिर होती है। दूसरा पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, विचारात्मक शैली और साहित्य भाषा का प्रयोग हुआ है। तो इतने क्वेश्चन मैंने देखिए आपको जो है 9 से 10 मिनट की वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। इसमें से कुछ ना कुछ तो जो है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ये सब रिपीटेड हैं। तो और भी मैं वीडियो के अंदर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने कराया हुआ है, इनको आपको देख लेना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो थोड़ा बहुत और बचे हुए हैं, 1-2 वीडियो के अंदर मैं उनको कंप्लीट करा दूंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।